हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम सीबीएसई, एनसीईआरटी और दूसरे स्टेट बोर्ड के अनुसार बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन, मुफ्त शिक्षा। यहां ऐसा नहीं होता कि आपको 2 चैप्टर पढ़ाने फ्री पढ़ा दिए गए फिर आपसे बोला जाए कि भाई अब आप हमें पैसा दो, हमारा कोई सब्सक्रिप्शन खरीदो। तो मैग्नेट ब्रेन का मतलब है कि आपको सभी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हम इस वीडियो के माध्यम से क्या देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं कि हम अपने चैप्टर जो हमने अभी कंप्लीट किया था, चैप्टर नंबर 7, उसी का हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इनके हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखेंगे कि भाई जो प्रश्न उत्तर बुक के पीछे दिए गए हैं उनके हम उत्तर देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आते हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है ना। तो उसमें सबसे पहला प्रश्न आता है आपका कि निम्न में से कौन से दो दूरस्थ मतलब दो दूर है, ये पास है, दूरस्थ स्थान पूर्वी और पश्चिमी, मतलब एक स्थान पूरब पर है, एक स्थान पश्चिम पर है ना। तो पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं। तो एक गलियारा आपने पढ़ा हुआ था, हमने अपन ने स्वर्णिम चतुर्भुज पढ़ा हुआ था, हमने पूरब पश्चिम गलियारा पढ़ा था, हमने उत्तर दक्षिण गलियारा पढ़ा था। आपको अगर याद हो तो हमने पूरब पश्चिम गलियारा मतलब क्या हो गई, अगर हम किसी की डायरेक्शन निकालें कुछ ऐसे निकल जाएगी। ये ऊपर वाली क्या हो जाएगी, ये उत्तर है और इसको हम कहते हैं दक्षिण है। इस तरफ ये कहलाता है कि पूर्व वाली स्थिति है और इस तरफ कहलाता है ये पश्चिम वाली स्थिति है। तो अब हमारी बात हो रही है किस गलियारे में, पूरब पश्चिम, मतलब ये रोड कैसा डला होगा, ये रोड इस तरीके से डला होगा, मतलब ये ऐसा कुछ होगा, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व कनेक्ट करता होगा। तो इस गलियारे में हमें बताना है कि वो दो शहर जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब ये कह रहे हैं कि पहला ऑप्शन है मुंबई नागपुर, दूसरा है मुंबई कोलकाता, तीसरा है सिलचर पोरबंदर और चौथा है नागपुर सिलीगुड़ी। अब आपको ये पता होगा कि मुंबई नागपुर मतलब महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र मतलब भारत के नीचे कहीं चला जाएगा, ये तो होगा नहीं। वैसी कहानी नागपुर सिलीगुड़ी की है और मुंबई कोलकाता मतलब मुंबई यहां कोलकाता यहां, ये भी नहीं होगा। तो अब आपने पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा कि हमने स्वर्णिम चतुर्भुज में चारों शहरों को जोड़ने का, कि हम दिल्ली को जोड़ रहे थे मुंबई के साथ, मुंबई को जोड़ रहे थे चेन्नई के साथ, चेन्नई को जोड़ रहे थे कलकत्ता से, तो एक चतुर्भुज बन जा रहा था, इस कारण से उसको स्वर्णिम चतुर्भुज कह रहे थे। फिर उस परियोजना के 2 हिस्से और देखे थे, एक को कहते थे पूरब पश्चिम गलियारा और एक था उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारे में क्या था, उत्तर दक्षिण गलियारा ऊपर से आकर ऐसे ऐसे और नीचे दक्षिण तक कनेक्ट हो रहा था, मतलब कहां से, जम्मू में श्रीनगर से आकर कहां तक जा रहा था, आपका कन्याकुमारी तक ही जा रहा था। वैसे ही आपने एक देखा था कि पूरब से पश्चिम तक की कुछ एक ऐसा रोड जा रहा था जो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा था, पूरब के एक शहर को पश्चिम के एक शहर को। पूरब में उस शहर का नाम क्या था, पोरबंदर, गुजरात में था ना, गुजरात को और आसाम को, आप स्टेट याद रखो, गुजरात को और आसाम को कनेक्ट कर रहा था। तो अब अभी हम देखें यहां पर स्टेट निकाल सकते हैं क्या भाई, कैसे निकालें स्टेट। तो मुंबई और नागपुर तो ये दोनों महाराष्ट्र में है, तो बात तो होगी नहीं, पूरब पश्चिम दूर तो होंगे नहीं, ये तो एक ही स्टेट में हो गए। मुंबई और कोलकाता है ना, इसमें कुछ डाउट है, लेकिन हमने पढ़ा हुआ है कि मुंबई और आसाम, कोलकाता और पहले पड़ जाएगा, आसाम लास्ट में पड़ेगा। सिलचर और पोरबंदर, सिलचर आसाम का हो गया, पोरबंदर गुजरात का हो गया, और नागपुर तथा सिलीगुड़ी, नागपुर महाराष्ट्र का हो गया और सिलीगुड़ी कहां चले गए, आप पश्चिम बंगाल के अंदर। तो ये 3 ऑप्शन तो होने से रहेंगे, ये 3 तो आपके नहीं होंगे, है ना, ये 3 तो नहीं होंगे। तो अब क्या होगा कि ये वाली बात है, ये कहां, सिलचर कहां पर है, आसाम में, और पोरबंदर कहां है, गुजरात में। तो आसाम और गुजरात को कनेक्ट कर रहा है। यही हमने पढ़ा हुआ था कि भाई जो पूरब पश्चिम गलियारा है वो आसाम और गुजरात को जोड़ता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सिलचर और पोरबंदर। क्लियर, कैसे निकालें, अगर आपको जगह का नाम याद नहीं रहता है ना, आप अगर जगह का नाम याद नहीं रख पाते हैं तो फिर कैसे निकालेंगे, आप स्टेट का नाम याद रखें। हमने देखा कौन से राज्यों को जोड़ रहा है, तो हमने बस आंसर निकाल लिया कि ये वाले, ये किस में हो गए, ये दोनों महाराष्ट्र में हो गए, ये महाराष्ट्र बंगाल में हो गए, है ना, ये महाराष्ट्र और बंगाल में हो गए। ये, और जबकि कनेक्ट क्या कर रहा है कि एक तरफ गुजरात है और दूसरी तरफ आसाम है, गुजरात इन तीनों में कहीं नहीं है, आसाम इन तीनों में कहीं नहीं है, तो फिर कंफ्यूजन ही दूर हो गया, बचा कौन सा, यही अपना राइट आंसर हो गया। क्लियर, अब अगला देखते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों को
वाहनतरण हानियां तथा देरी को घटाता है। ऐसा कौन सा साधन है जिसमें आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो जो हानियां होती हैं वो भी कम होती हैं, साथ ही साथ समय भी बहुत कम लगता है। ऑप्शन है आपके पास 4, रेल परिवहन, पाइपलाइन, सड़क परिवहन और जल परिवहन। तो सबसे पहले हम इनकी हानियां देख लें कि हानियां होती हैं क्या। रेल परिवहन में बिल्कुल हानियां होती हैं, कोई जंजीर खींच देता है, सामान चोरी कर लेता है, ट्रेन दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। सड़क परिवहन में सड़क दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, है ना, और इसमें भी बहुत सारी दिक्कत है, तो हानियां होती हैं कि कहीं सड़क में गड्ढा आ गया, ट्रक कहीं पलट गया। वैसा ही जल परिवहन में चूंकि आप यहाँ पानी के अंदर जा रहे हैं तो जहाज कई बार डूब जाते हैं, टाइटैनिक का किस्सा आपने सुना होगा, टकरा कर डूब गया, तो ये भी रिस्क है। पाइपलाइन आपको पता है कि यार इसमें जो है कि एक बार बना दी गई है तो सामान एक जगह से, जैसे कच्चा तेल हम भेज रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है और उसमें लॉस नहीं होता। अगर वही कच्चा तेल हम टैंकरों में या ट्रेन के टैंकरों में भरकर भेजते हैं तो लॉस बहुत है, उसमें कई सारा तेल रिस भी जाता है। पाइपलाइन में ये वाली हानियां नहीं है। अब बात आती है कि यार देरी को घटाता है क्या। हाँ, यहां तो क्या है, एक जगह चालू करो और तुरंत दूसरी जगह चला जाएगा, कोई सिग्नल की जरूरत नहीं है उसको, कहीं आने मतलब कि कैसे ट्रैफिक में जा रहा है कैसे नहीं जा रहा है इसकी जरूरत नहीं पड़ती। जबकि रेलवे में क्या होता है कि ट्रेन लेट हो गई, या वैसे ही सड़क परिवहन में या जल परिवहन में, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो फिर आंसर हो जाएगा आपका पाइपलाइन। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये क्या करता है, आपकी वाहनतरण हानियों, मतलब वाहनतरण मतलब वह जब आप चल रहे हैं, वाहनतरण मतलब परिवहन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उसमें जो हानियां है वो भी कम करेगा और देरी को भी घटा देगा। क्लियर। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा। इस हजीरा विजयपुर पाइपलाइन को आप कहते थे HVJ, आपको अगर याद हो, H फॉर हजीरा, V फॉर विजयपुर और J फॉर जगदीशपुर। हजीरा कहां पर था, मध्य प्रदेश, हजीरा कहां पर था आपका, गुजरात में, सॉरी, है ना, ये कहां था आपका, गुजरात में। HVJ हजीरा कहां पर था आपका, गुजरात के अंदर। विजयपुर कहां पर था आपका, मध्य प्रदेश के अंदर। और जगदीशपुर कहां था आपका, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये 3 राज्यों में कनेक्ट कर रहा था। HVJ, H फॉर मतलब गुजरात में जा रहा था, हजीरा, फिर विजयपुर मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर पहुंचती थी। तो मध्य प्रदेश तो है, गुजरात भी है, उत्तर प्रदेश भी है। इस पाइपलाइन में कौन नहीं है, इस पाइपलाइन में महाराष्ट्र नहीं है। तो हमारा राइट आंसर भी क्या होगा, हमारा राइट आंसर भी यही होगा कि महाराष्ट्र। देखो क्लियर ये बात, समझ में आ गई ना बात क्या है कि HVJ कहां से जा रहा है, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक जा रहा है, तो उसमें महाराष्ट्र नहीं है। तो यही पूछ रहे हैं कि कौन जुड़ा नहीं है, तो महाराष्ट्र हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कहता है इनमें से कौन सा पत्तन, पत्तन मतलब क्या हो गया, बंदरगाह, पत्तन का मतलब क्या हो गया, बंदरगाह, या इंग्लिश में कहते हैं तो पोर्ट। इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है ना। पूर्वी तट की बात की जा रही है कि भारत को अगर देखें आप इस तरीके से, भारत को अगर आप देखते हैं इस तरीके से, तो ये भारत का प्रायद्वीप जहां पर पानी भरा हुआ है, यहां पर जो पानी भरा है उसको कहते हैं अपन अरब सागर, और यहां पर जो पानी भरा हुआ है उसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी। पता है कि नहीं, ये बंगाल की खाड़ी है। अब इसमें पूरब और पश्चिम निकालना है। पूरब पश्चिम निकालने के लिए हमने ऐसी डायरेक्शन सेट करी कि ये उत्तर हो गया और नीचे वाला तो दक्षिण हो गया, तो ये तो दक्षिण भारत की बात हो गई। अब पूरब कहां निकाला, तो ये पूरब आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, पश्चिम आ जाएगा। मतलब किस तट की बात की जा रही है, तो इस वाले तट की बात की जा रही है, हमें इस पूर्वी तट पर बताना है। क्लियर ये बात कि अब हम पूर्वी तट पर ये बातें बताने वाले हैं कि कैसे हम यहां पर डील करेंगे। तो पूर्वी तट हमें मिल गया कि ये वाले तट की ये बात कर रहा है, ये पूर्वी तट है, ठीक। तो इन्हें पूर्वी तट बता दिया। जो अंतःस्थलीय है तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है, मतलब बहुत गहरा बंदरगाह है और पूर्ण सुरक्षित है। तो हमने एक बंदरगाह देखा था जो प्राकृतिक रूप से था, काफी गहरा था, सुरक्षित था, और वो यहां पर आपने देखा था आंध्र प्रदेश के आसपास, आपने आंध्र प्रदेश में देखा था। आपको शायद अगर याद हो कि हम क्या देख रहे थे उसमें, विशाखापट्टनम, याद है कि नहीं, विशाखापट्टनम है ना, ये हमने देखा हुआ था।
तो अब हमारा राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम। क्योंकि अगर चेन्नई देखें तो चेन्नई कहां पर है, यहां पर है, और ये प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम था। तूतीकोरन कहां पर है, तूतीकोरन आपको यहां कहीं पर मिलेगा, वो भी एकदम मन्नारी खाड़ी के आसपास। पारादीप उड़ीसा में है, पारादीप का उपयोग आजकल लौह अयस्क के निर्यात में हम करने लगे। विशाखापट्टनम को बोला गया था कि सबसे गहरा, इन सबों में सबसे गहरा कौन है, गहरा यही है, और सुरक्षित भी इसी को कहा गया है कि सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। तो इस कारण से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, विशाखापट्टनम। अगला आता है प्रश्न नंबर 5 कि निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है ना, कि भारत का प्रमुख साधन है या भारत के अंदर वो प्रमुख साधन है। ये 4 लाइन है, 4 ऑप्शन है आपके पास। एक तो है पाइपलाइन, दूसरा है सड़क परिवहन, तीसरा है रेल परिवहन, चौथा है वायु परिवहन। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कौन सा प्रमुख साधन होगा। आपको लगेगा कि सर सड़क भी प्रमुख है, सर रेलवे भी प्रमुख है, बहुत ज्यादा लोग आते जाते हैं, बड़ा है। आप कहेंगे सर वायु भी अच्छा है, आजकल तो फ्लाइट में भी जाने लगे हैं। तो हम इसको देखेंगे भाई कौन सा साधन ज्यादा जगहों को कनेक्ट कर रहा है। सबसे ज्यादा जगहों को कनेक्ट करने वाला साधन कौन सा है, सड़क परिवहन। आपने देखा था कि लगभग 57 लाख किलोमीटर की सड़कें भारत में डली हुई हैं। तो रेलवे नो डाउट क्या है, प्रमुख साधन है, बड़ी मात्रा में लोगों का आना जाना करता है। तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर कनेक्टिविटी के हिसाब से देखें, हर एक शहर को कनेक्ट करना, या हर एक, आपको अगर रेलवे स्टेशन जाना है तो भी सड़क से होकर जाना है, आपको अगर एयरपोर्ट जाना है तो भी सड़क से होकर जाना है, आपको अगर बंदरगाह जाना है तो भी सड़क से होकर जाना है। तो इसलिए आपका सही आंसर क्या है, सड़क परिवहन। कि सड़क परिवहन क्या है, भारत में एक प्रमुख साधनों में से एक आता है। क्लियर ये बात। चलिए अब अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। कि कौन से शब्द के अंदर 2 या 2 से अधिक देशों का व्यापार होता है। तो सबसे पहली चीज तो व्यापार क्या था, आपको बताया हुआ था मैंने। व्यापार का मतलब क्या था कि व्यापार वो चीज है जहां पर वस्तुओं का आदान प्रदान होगा या विनिमय होगा। किसी चीज के बदले में कोई वस्तु आपको मिल जाएगी तो उसको क्या कह रहे थे हम, व्यापार कह रहे थे कि विनिमय होगा। क्लियर, एक्सचेंज करेंगे। और अब ये एक्सचेंज कैसे करते हैं, या तो हम वस्तु के बदले में वस्तु बदल देते हैं या फिर हम पैसे के बदले में बदलते हैं। तो आप चीजें खरीदना बेचना भी क्या हो जाएगा, व्यापार, क्योंकि आप खरीद बेच किस हिसाब से रहे हैं, पैसे के बदले में। पैसा देते हैं तो फिर चीज आपको मिलती है, आप बेचते हैं तो फिर आपको पैसा मिलता है, तो ये व्यापार हो गया। तो व्यापार तो हमें समझ में आ गया था क्या है। अब इस पर पूछा गया कि ऐसा कौन सा है शब्द है जो 2 देशों के व्यापार की बात कर रहा है। चारों ऑप्शन पकड़ते हैं, आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और स्थानीय व्यापार। व्यापार सब में जुड़ा है तो लेन देन की बात तो हो गई। आंतरिक मतलब तो क्या हो गया कि अंदर की बात हो गई, मतलब देश के अंदर होगा तो ये आंतरिक, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये काट दिया। बाहरी व्यापार जैसी कोई हमने कोई शब्द पढ़ा नहीं है कि बाहरी व्यापार मतलब क्या, घर के बाहर करें, शहर के बाहर करें, देश के बाहर करें कि पृथ्वी के बाहर करें, तो ये भी अपन ने पढ़ा नहीं था, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब एक है स्थानीय व्यापार। तो स्थानीय व्यापार में हमने देखा था कि वो व्यापार जो आपके नगर के अंदर, आपके शहर के अंदर, आपके कस्बे के अंदर होता है उसको स्थानीय व्यापार कहते हैं। तो ये भी नहीं होगा चूंकि ये तो 2 देशों की बात कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब क्या है कि जब देशों के बीच में वस्तुओं का आदान प्रदान होता है तो वो क्या कहलाता है, आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। तो अब सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार सही आंसर हो जाएगा। तो ये वाली बात जो कि 2 या 2 से ज्यादा देशों की जो बात आ रही है उसमें क्या हो जाएगा, आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। अब आते हैं आपके कुछ प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न, इनके प्रश्न हमें पढ़ना है फिर समझना है। आप हमेशा प्रश्न की गहराई समझा करेंगे वो पूछना क्या चाह रहा है। ऐसा नहीं उसने पूछा कुछ और लिख दिया अपन ने कुछ, बोले पन्ना भरने से मतलब है नंबर तो मिल ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। प्रश्न क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से हमें उत्तर देना पड़ता है। तो सबसे पहले प्रश्न देखेंगे, इसमें कह रहा है कि 30 शब्दों में हमें उत्तर देना है। तो इस पर पूछा गया कि सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। आपको 3 गुण बताना है कि सड़क परिवहन की 3 क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो अपन ने लिखा यहां पर, आप डायरेक्ट विशेषताएं भी लिख सकते हैं कि उसकी विशेषताएं या उसके गुण निम्नलिखित हैं, और 1 2 3 करके अपन लिख सकते हैं। इस पे तो ये चूंकि अगर आपसे कभी थोड़ा सा शॉर्ट आंसर में भी पूछ लिया तो फिर हम लिख पाए। सड़क परिवहन क्या, भारत के सर्वाधिक सड़क, भारत जो है वो सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से है, विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है ना। और सड़क परिवहन क्या है, इसके प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। तो अब प्रमुख गुण में क्या आ गया, पहला गुण तो क्या हो गया कि सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी है। कैसी कड़ी है, आपको मान लो ये आपका एयरपोर्ट है, यहां पर हवाई जहाज जाता है, एयरपोर्ट है,
और ये आपका घर है। अब आपको घर से एयरपोर्ट तक आना है तो कैसे आएंगे? हवा में चलकर आएंगे, उड़कर आएंगे, शक्तिमान बनकर आएंगे, कैसे आएंगे? तो फिर आपको जाना, तो आपको कैब बुक करेंगे या गाड़ी से जाएंगे, तो जाना तो सड़क से पड़ेगा। या हो सकता कि आपको यहां पर कोई बंदरगाह पर जाना हो, कोई पोर्ट पर जाना हो, कोई पत्तन पर जाना हो, तो फिर कैसे जाएंगे? पत्तन पर जाना हो तो भी कैसे? सड़क से आना पड़ेगा। आपको कहीं भी जाना है तो सड़क का उपयोग करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि ये अन्य परिवहन के साधनों के उपयोग में कड़ी है, बिना इसके आप उपयोग नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए रेलवे स्टेशन वायु और समुद्री पत्तनों को जोड़ती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि सड़क की निर्माण लागत कम होती है। सड़क को बनाना भी आसान होता है, इसकी लागत कम आती है और ये ऊबड़ खाबड़ भूभागों में भी बनाई जा सकती है। लागत कैसे कम आती है? क्योंकि रेलवे के लिए आपको पहले वो मिट्टी करना है, फिर उस पर जो भी पत्थर आते हैं वो डालना है, फिर लोहे की पटरी बिछाना है, फिर ट्रेन चल पाएगी, लाइट के तार लगाना है। सड़क में कुछ नहीं है, आपने सड़क डाल दी, कच्ची सड़क डाल दी, पक्की सड़क डाल दी, कुछ भी कर दिया, कच्ची पक्की दोनों क्या है? सड़क का पार्ट होगा, तो इसकी लागत कम आती है। पहाड़ों पर भी बना दो, उबड़ खाबड़ पर भी बन जाती है। ट्रेन नहीं डल सकती, ट्रेन पहाड़ पर जा सकती कैसी चली जाए? उसको बीच से सुरंग करना पड़ता है, तो वो कॉस्टली हो जाता है, महंगा हो जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि ये क्या है? घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है। सड़क क्या है? सबके घर, आप सबके घर भी सड़कों से जुड़े होंगे कहीं ना कहीं से। घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है। और साथ में फायदा क्या होता है कि सामान चढ़ाने और उतारने की लागत अपेक्षाकृत कम हो जाती है। क्योंकि ट्रेन में अगर चढ़ाना है तो पहले आप गाड़ी में डालो, स्टेशन तक ले जाओ, फिर ट्रेन में डालो। यहां पर ऐसा नहीं है कि आपको सामान ले जाना है, आप सीधे क्या कर दो, सीधे अपने घर के बाहर गाड़ी लगा दो और आपकी गाड़ी भर जाएगी और सड़क पर चलाते हुए गाड़ी को, गाड़ी ट्रक जो भी ले जाना है उससे आप ले जा सकते हैं। तो इसके 3 गुण क्लियर हो गए कि भाई 3 गुण कौन कौन से हो गए? पहला तो क्या है? एक कड़ी के रूप में काम करेगा। दूसरा क्या है? लागत कम है। तीसरा क्या है? सेवाएं घर घर उपलब्ध करा देता है ना। तो ये तीनों कारण अपन ने देख लिए क्या क्या होंगे यहां पर। अब अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 2 है ना, यही 30 शब्दों के अंदर। रेल परिवहन कहां पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है और क्यों है? ये बताना है हमें कि किस इलाके में रेल परिवहन अत्यधिक सुविधाजनक है और क्यों है। क्योंकि अब हमने आपने पढ़ा हुआ है कि रेल समतल जगहों पर ज्यादा आसानी से बिछाई जा सकती है, पहाड़ पर ऐसे नहीं जा सकती, उबड़ खाबड़ जगहों पर नहीं जा सकती, ये सारी समस्याएं हैं। तो किस इलाके में ये आसान होगा? तो भारत में रेल परिवहन, पहली चीज तो उपयोग क्यों होता है? तो रेल परिवहन का उपयोग आप वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। वस्तुओं के लिए मालगाड़ी का उपयोग करते हैं, यात्रियों के लिए सवारी गाड़ी का उपयोग करते हैं। ठीक, तो अब रेल परिवहन क्या है? अनेक कई सारे कार्यों में सहायक है। जैसे अपन क्या देखें, व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्रा है ना, लंबी दूरी का एक साधन है, चले गए, रात में स्लीपर ले लिया, सो गए, सुबह पहुंच गए, ये सब बातें तो हो गई। अब ये कहां पर सुविधाजनक है? तो पॉइंट पर आते हैं, सुविधाजनक कहां पर है? तो यहां से हमारा मेन उत्तर स्टार्ट होता है कि भारत के उत्तरी मैदानों में रेल परिवहन अत्यधिक सुविधाजनक है। तो पहले चीज का आंसर अपन ने दे दिया कि कहां पर सुविधाजनक है, तो भारत के उत्तरी मैदानों में रेल परिवहन अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन है। क्यों है? अब इसका जवाब देना है। क्योंकि उत्तरी मैदान विस्तृत समतल भूमि है, प्लेन मैदान है, एकदम समतल मैदान है। जब समतल है तो वहां पर जनसंख्या भी क्या है? ज्यादा है, सघन जनसंख्या घनत्व है। कृषि भी अच्छी है क्योंकि नदियां निकलती हैं, संपन्न कृषि है और प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन का विकास में वृद्धि हो पाई है या वृद्धि में सहायक हो पाए हैं, या उसी इलाके में रेल परिवहन का अत्यधिक विकास हो पाया है। तो उत्तर क्या है? मेन उत्तर अपना कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहां से स्टार्ट हो रहा है। आप इतना भी लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे, क्योंकि मेन उत्तर यही है। ये तो सिर्फ क्या है? भूमिका बनाने वाली बात हो गई। क्लियर ये बात? चलिए अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 3, सीमांत सड़कों का महत्व बताइए। सीमांत सड़कें कौन सी सड़कें? जो आपकी बाउंड्री पर सड़कें होती थी, है ना, जैसे कि ये वाला आप मैप देख लो, ऐसा जैसे ये बाउंड्री है, कोई भी, जैसे जम्मू कश्मीर का मैप है, ये बाउंड्री है, तो यहां पर कुछ सड़कें बनी होंगी, यहां पर कुछ सड़कें बनी होंगी, तो ये वाली सड़कें क्या कहलाती हैं? इन सड़कों को कहते हैं सीमांत सड़कें। तो अब हमें यही बताना है कि भाई सीमांत सड़कों का महत्व बताना है कि इनका क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों बना रहे हैं वहां पर रोड बिना मतलब में। तो हमें ये जानना है कि बिना मतलब है कि कोई मतलब है। तो भारत के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और देखरेख कौन करता है? एक संस्थान है, एक संगठन है, जिसको कहते हैं सीमा सड़क संगठन, जिसको BRO भी कहा जाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, BRO भी कहते हैं। ये किस किस इलाके में देखता है? उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में, उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में, है ना। तो उत्तर और पूर्व क्षेत्रों में इसका क्या है? सामरिक महत्व है और ये सड़कें बनाता है वहां पर, जिनका अपने आप में महत्व होता है।
इन सड़कों का महत्व इस प्रकार है, क्या क्या है अब एक एक करके देखते चलते हैं। सबसे पहली चीज तो जैसे कोई पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, सड़क नहीं होगी तो वो कैसे जुड़ पाएंगे। तो पहली बात क्या गई कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को, विशेषकर चौकी की रखवाली करने वाले जो पुलिस वाले हैं या सैनिक हैं, उनको प्रतिदिन कभी खाना जाना है, कभी कुछ आना है, तो कैसे आएगा जाएगा, सड़क नहीं है। तो प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये क्या होती हैं, बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं। कैसे जाएगा, मान लो खाना आना है, कभी घर से कोई चिट्ठी आई है, अपन कोई कहीं जाना है, कुछ मंगवाना है, तो नहीं हो पा रहा था, तो सड़क बन गई तो अब क्या है, आसान हो गया। दूसरा क्या है, जब हमारी किसी देश के साथ लड़ाई होती है सीमावर्ती देश पर, तो युद्ध के समय इन्हीं सड़कों का उपयोग किया जाता है फौजियों को लड़ाई के लिए भेजने के लिए। अगर नहीं होती सड़कें तो कैसे भेजेंगे जल्दी, फिर पैदल जाना पड़ेगा तो समय लगेगा बहुत। तो फिर इन सड़कों का विकास किया गया ताकि लड़ाई के दौरान आप क्या करें, सामान फौजियों को ले जाना, सामान ले जाना, फिर जब लड़ेंगे तो खाद्य सामग्री पहुंचाना और दूसरी और सहायताएं पहुंचाना, है ना। कि कभी असला खत्म हो गया, असला समझते हैं ना, उनके गोली बारूद खत्म हो गया तो ये सब पहुंचाना, कम पड़ गया उसकी सप्लाई करना और दूसरी मदद पहुंचाना। तो ये क्या हो गई, युद्ध के दौरान भी सहायक हो गई। अगली चीज है कि ये क्या है, इन सड़कों से क्या हुआ कि जो दुर्गम क्षेत्र थे वहां पर भी आना जाना क्या हो गया, सरल हो गया। आप आसानी से वहां पर जा सकते हैं और वहां से आसानी से आ सकते हैं। जैसे आप देखें, उत्तर पूर्व में लोग खूब जाने लगे हैं क्योंकि सड़कें बन गई हैं। अब इन सड़कों से क्या हुआ, इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई। जैसे आप देखें कुछ इलाकों में सड़क बन गई, जैसे उत्तर पूर्व में कुछ सारी जगहों पर बांस की चीजें बड़ी फेमस है, बांस की बोतल बना देते हैं वो लोग, है ना, बांस के झूले बना देते हैं। सड़क बन गई तो हमारा आपका जाना हुआ, हमने आपने बांस की बोतल देखी तो हमने भी मंगाई। फिर क्या हुआ कि दूसरे दूसरे लोगों ने देखी तो वहां की चीजें क्या हो गई, मार्केट में आना स्टार्ट हो गई, बड़े स्तर पर बिकना स्टार्ट हो गई। तो क्या हो गया, इनका आर्थिक महत्व भी हो गया। इन सड़कों से इन क्षेत्रों का आर्थिक महत्व भी बढ़ गया या आर्थिक वृद्धि में भी सहायक हो गई। क्लियर। तो 3-4 पॉइंट लिखने थे, हमने ये लिख दिए यहां पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, व्यापार से आप क्या समझते हैं, स्थानीय व अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको स्थानीय व्यापार में और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट करना है और व्यापार से आप जानते क्या है, व्यापार की परिभाषा आपको बतानी है कि व्यापार कहलाता क्या है। तो व्यापार क्या कहें कि विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान या विनिमय क्या कहलाता है, आपका व्यापार कहलाता है। विनिमय मतलब क्या हो गई, जैसे मान लो ये पेन है और कोई चीज मिल गई कि मान लो किसी को ये टी शर्ट चाहिए, कोई कपड़ा चाहता है और उसको लिखने के लिए कलम चाहिए। तो एक व्यक्ति के पास कपड़ा है जो कलम चाह रहा है और जिसके पास कलम है वो कपड़ा चाह रहा है, ऐसे दो व्यक्ति मिल गए, उन्हें चीजें आदान प्रदान कर ली। ये पुराने जमाने का सिस्टम था। आज के जमाने में क्या है कि आप दुकान पर जाएंगे, पैसा सब कोई चाहता है, आप पैसा देंगे, अपनी चीज ले आए, उस पैसे से आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं। तो व्यापार में पैसे का या रुपए का या डॉलर का उपयोग होने लगा। तो बेसिकली बदल क्या है, चीज वो पैसा भी क्या एक वस्तु है ना, आप वस्तु दी बदले में एक वस्तु ली। तो विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान और या इनका विनिमय, विनिमय मतलब वही एक्सचेंज कहलाता है, आदान प्रदान हो जाता है। विनिमय क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। अब स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अंतर क्या है, इस प्रकार है। तो अब इन दोनों की परिभाषाएं अपन लिखेंगे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब क्या होगा, देशों के मध्य में विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अब ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता कैसे है, समुद्री, हवाई और स्थलीय मार्गों से। कई कुछ देशों में हम रोड के द्वारा, कुछ देशों में हम हवाई जहाज के द्वारा और कुछ देशों के साथ हम समुद्र के द्वारा, जहाज के मार्ग के द्वारा ये क्या करते हैं, अपना सामान का आदान प्रदान करते हैं। तो ये क्या हो गया कि भाई हम यह जो विदेशी व्यापार है या ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, समुद्री, हवाई और स्थलीय मार्गों के द्वारा हो सकता है। किसी देश के अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रगति, प्रगति मतलब क्या कहलाती है, तरक्की, उसके आर्थिक विकास का सूचक है। आपका जितना अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, आप उतने ही आर्थिक तरीके से मजबूत हो रहे हैं, ऐसा अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मामले में कहा जाता है। अगली बात है कि स्थानीय व्यापार क्या है, तो एक देश के अंदर विभिन्न वस्तुओं का जो आदान प्रदान होगा, मतलब एक देश के भीतर ही या कोई गांव कस्बे के भीतर ही अगर किसी वस्तुओं का आदान प्रदान होगा तो उसको क्या कहेंगे, स्थानीय व्यापार कहेंगे। स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों, गांव में होता है, उन जगहों पर होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं, स्थानीय व्यापार कहा जाता है। क्लियर। तो ये दोनों बातें लिखने की, अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है, स्थानीय व्यापार क्या है और व्यापार से हम क्या समझते हैं। अब अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 3। इनके हमें थोड़ी से बड़े उत्तर लिखना है कि भाई हम कैसे इन बड़े उत्तरों को डील करें या कैसे हम इन बड़े उत्तरों को बताएं। तो सबसे पहला उत्तर है, मतलब पहला प्रश्न है जिसमें बात की जा रही है कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, समझाइए। बताना है कि उसको जीवन रेखा क्यों कहते हैं और अर्थव्यवस्था क्यों कहते हैं, ये बात हमको समझानी है।
तो उत्तर में हम लिखेंगे भाई, पहले थोड़ी सी भूमिका बनाएंगे, चूंकि बड़ा उत्तर है तो हमें भूमिका बनानी पड़ेगी इसकी। तो हमने क्या भूमिका बनाई कि वस्तुओं और सेवाओं तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही परिवहन कहलाता है। इसमें आप सामान को भी ले जा रहे हैं और लोगों को भी ले जा रहे हैं। यह परिवहन 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों से किया जाता है, जल, स्थल और वायु, इन 3 माध्यमों से करते हैं, है ना। हालांकि हमें ये पता है कैसे कैसे करते हैं, तो वो हमें यहां लिखना नहीं है। संचार के साधन वे साधन हैं जिनका प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने में किया जाता है, जैसे मोबाइल फोन, जैसे चिट्ठी लिख देना। ठीक, ये दोनों किसी भी देश की जीवन रेखा कहे जाते हैं, क्योंकि दोनों मतलब कौन सा हो गया, परिवहन, और ये वाली बात किसकी, यहां पर अपन ने बात कर ली संचार के साधनों की, और इसके ऊपर वाले पैराग्राफ में अपन ने बात कर ली किसकी, परिवहन की। तो अब ये दोनों क्या हो गए, इन दोनों को देश की आर्थिक जीवन रेखाएं भी, या हमेशा कहेंगे जीवन रेखा भी कहा जाता है और अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि एक देश की विकास की गति, है ना, विकास की गति कैसे होगी, वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ। आप बना तो रहे हैं, लेकिन उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना भी बहुत जरूरी है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधा पर निर्भर करता है। इसलिए सक्षम परिवहन, आपके यहां अगर परिवहन नहीं होगा तो कैसे करेंगे, इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु अति आवश्यक है ना। मतलब ये इनकी आवश्यकता पहली आवश्यकता है, पूर्व अपेक्षित का मतलब है पहली आवश्यकता है। तो अगर आपने कोई वस्तु बना ली है तो उसका क्या करना पड़ेगा, अब आपको आदान प्रदान करना पड़ेगा, और आदान प्रदान के लिए जरूरी क्या है, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधा पर निर्भर करते हैं। इसलिए सक्षम परिवहन क्या हो गई, पहली आवश्यकता हो जाती है, नहीं तो फिर उद्योग लगाने से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात आती है कि भारत अपने विशाल आकार, है ना, दूसरी पॉइंट हम इसमें लिख रहे हैं, भारत अपने विशाल आकार, इसमें विविधताएं बहुत हैं, लोगों का रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, और भाषाएं भी बहुत हैं, अलग अलग प्रकार की भाषाएं, तथा सामाजिक सांस्कृतिक इतनी सारी बहुलता है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग रह रहे हैं। उसके बाद भी, है ना, बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। मतलब आप देखें कि मध्य प्रदेश वाला भी बाहर जाता है, अपना व्यापार कर रहा है, उत्तर प्रदेश वाला भी कर रहा है, दिल्ली कर रहा है, हरियाणा कर रहा है, उत्तर पूर्व वाले भी कर रहे हैं, सब जगह वाले जुड़े हुए हैं, दुनिया भर के अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। इसका कारण क्या है, अच्छे परिवहन तथा अच्छे संचार का साधन। एक तो हम जा सकते हैं, फिर जब हम वहां हो आए, हमने कुछ देख लिया, अपना व्यापार सेट किया, तो मोबाइल से हम बात कर पा रहे हैं। जैसे मान लो हमने एक बार व्यापार करने गए, मार्केट देख लिया, उसका फोन नंबर ले आए, फिर हम क्या करते हैं, फोन करते हैं, बोले सर ये ऑर्डर भिजवा देना वहां पर, तो उसने मान लो जापान से वो ऑर्डर लिखवाया और भिजवा दिया। तो सामान आने में परिवहन का उपयोग, और एक बार हम गए, हमने अपना मार्केट सेट कर लिया, हमने अपने दोस्त बना लिए, हमने अपने व्यापारी बना लिए, अब हम संचार के साधन का उपयोग करते हैं, फोन करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, वो माल भेज देता है, यहां से हम पैसा भेज देते हैं। तो अब ये माल कैसे आएगा, तो माल के लिए परिवहन की जरूरत है, और हमें उससे बात कैसे करनी है, तो उसके लिए हमें संचार की जरूरत है। ठीक, अगला पॉइंट क्या कहता है कि सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार क्या हो गया है, एक बड़े गांव के रूप में परिवर्तित हो गया है। परिवहन का यह विकास संचार साधनों, है ना, संचार साधनों के विकास से ही सहायक, या विकास की सहायता से ही क्या हो पाया है, संभव हो पाया है ना। कि आप दुनिया भर में कहीं भी जाते हैं, कहीं भी जुड़े हैं, तो उसमें संचार के साधनों की भी अपनी एक अहम भूमिका है, संचार और परिवहन दोनों की। अगला पॉइंट है कि युद्ध के समय इन साधनों का बहुत महत्व बढ़ जाता है। इनके द्वारा क्या होता है कि सारा देश सेनाओं की सहायता में, है ना, कटिबद्ध, मतलब कुछ भी देना है, कोई सामान भेजना है, कुछ खबर भेजना है, तो उसके लिए कटिबद्ध मतलब तत्पर रहते हैं, आप उनकी सेवा करें, ऐसे आपने वचन लेके रखा हुआ है, या आपके अंदर की आत्मा कह रही है कि हम करेंगे, तो कटिबद्ध हैं। जैसे हथियार, गोला पहुंचाना, बारूद पहुंचाना, दूसरे सामान पहुंचाना, है ना, और खबरें पहुंचाना, तो इनमें ये बड़े सहायक हो जाते हैं। फिर क्या लिखेंगे, आधुनिक संचार तथा परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। अतः स्पष्ट है कि सघन तथा सक्षम परिवहन, सघन मतलब डेंसिटी ज्यादा, सघन तथा सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व, राष्ट्र व स्थानीय व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित है। मतलब पूर्व अपेक्षित की जगह आप लिख सकते हैं पहली आवश्यकता है। क्या लिख सकते हैं, पहली आवश्यकता है। क्लियर। तो अब अगर किसी भी देश को अपना तरक्की करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा भाई, कि उसे ये बताना पड़ेगा, उसके संसाधन बहुत तगड़े होना चाहिए, ये सारी चीजें हो तो फिर बहुत बढ़िया रहेगा। क्लियर यहां तक की बात। अब अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न क्या कहता है कि पिछले 15 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रवृत्ति पर एक लेख लिखना है कि पिछले 15 सालों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस प्रकार से बदला है। तो उसके ऊपर हमें एक लेख लिखना है, आपके विचार लिखने हैं कि आपको क्या लगता है क्या क्या बदल गया है। तो लिखेंगे इसमें कि भाई देशों के मध्य जो व्यापार होता है उसको क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है ना, एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक व्यापार का सूचक होता है। हमको पता है कि जितना भाई आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रगति होगी वो क्या होगा, उतना आपका आर्थिक तरीके से आपको मजबूती प्रदान करेगा। तो प्रगति क्या है, आपके जो व्यापार की प्रगति है वो आपके देश की आर्थिक तरक्की से जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा, उसके आर्थिक व्यापार का एक सूचक है। इसलिए राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर किसको कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कहा जाता है। इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात औद्योगिक विकास के फलस्वरूप भारत के विदेशी व्यापार में भी प्रगति हुई है। भारत का भी विदेशी व्यापार बढ़ा है, प्रगति हुई है ना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पिछले 15 वर्षों में भारी बदलाव आए हैं। जैसे वस्तुओं के आदान प्रदान की अपेक्षा क्या हुआ है, सूचनाओं, ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हुआ है ना। किसका किसका, सूचनाओं का, ज्ञान का और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान बढ़ा है। भारत की पहचान दुनिया में कैसे है, तो भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है। भारत के जो लोग हैं या भारत के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो दुनिया भर की हर एक कंपनी से किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। तो भारत क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत बड़ी मात्रा में तैयार करता है और वो दुनिया भर की अलग अलग कंपनियों के लिए काम करते हैं। तो भारत कैसे उभरा है, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा हुआ है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन कर रहा है। क्या होगा कि भाई जब आप अलग अलग देशों को हम बेचेंगे अपने सॉफ्टवेयर या हमारे लोग वहां जॉब करेंगे तो ये क्या होगा, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसके तहत क्या होगा, सैलरी देनी पड़ेगी या उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो विदेशी मुद्रा का भंडार भी क्या हुआ हमारे यहाँ इससे बढ़ा है। विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेश है ना, सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध है। लगभग सभी जगह पर भारत का व्यापार होता है। सॉफ्टवेयर तो जो है ही अपना, आईटी का तो सबके साथ कनेक्शन है, ये तो आप मान के चलना। पिछले कुछ वर्षों में निर्यात वृद्धि वाली वस्तुएं, निर्यात मतलब हम क्या कर रहे हैं, देश से बाहर जिनको बेचते हैं अलग अलग देशों को, तो निर्यात वाली वस्तुएं ये हैं जैसे कृषि संबंधी उत्पाद, हमारा अब बहुत सारी चीजें बिकने लगी हैं। हमारा डेयरी प्रोडक्ट भी बिकता है, हमारे यहाँ से शहद भी बिकती है ना, गेहूं और जो दूसरे हमारे कृषि उत्पाद हैं उनको भी बेचते हैं। खनिज और अयस्क आपने पढ़े भी हुए हैं ये कि इनका हम पर्याप्त मात्रा में निर्यात करते हैं। रत्न और जवाहरात, रसायन है ना, यह रसायन संबंधित उत्पाद, इंजीनियरिंग के कुछ सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, इन सबको क्या करते हैं, हम निर्यात करते हैं। लेकिन हमें भारत को कुछ चीजों की जरूरत भी होती है जिसको वो आयात करता है। किसको आयात कर रहे हैं, तो भारत में आयातित वस्तुएं पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद, मोती, चूंकि आजकल मोतियों की माला, अंगूठी पहनना, तो मोती व बहुमूल्य रत्न, अकार्बनिक रसायन, कोयला, कोक तथा कोयले की है ना, कोयले की जो मशीनरी आती है, गोला मशीनरी आदि क्या है इसमें शामिल की गई है ना। कोयले की जो कोल मशीनरी इसको कहेंगे ना, कोल है ये, कोल मशीनरी जो आती है वो सब क्या होगी आपकी इसके अंदर शामिल है। भारी वस्तुओं के आयात में हमारे कितनी, आयात में भी क्या वृद्धि हो गई, 39% की वृद्धि हो गई। सही है या गलत है, हमारा आयात बढ़ रहा है ठीक है, लेकिन हमारा निर्यात उससे ज्यादा बढ़ना चाहिए। तो फिर हम क्या है, व्यापार संतुलन की स्थिति में है ना, अनुकूल संतुलन है। हमें आयात की अपेक्षा क्या है, यही बात लिखी हुई कि आयात की अपेक्षा क्या है, निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए। निर्यात आपका हमेशा ज्यादा रहेगा तो विदेशी मुद्रा आएगी, और निर्यात क्या होगा, अगर सही है तो आपका व्यापार क्या है, संतुलन में है। निर्यात बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए जिससे क्या हो, विश्व बाजार में भारत को एक सम्मानजनक स्थान मिल सके। जैसे आप उदाहरण देखें, चाइना क्या क्या नहीं बेचता, दुनिया भर के अलग अलग देशों में बेचता है। आप भले चाइना कुछ भी कहते हैं लेकिन चीजें लोग दुनिया भर के लोग खरीदते हैं। तो ऐसे ही हमको भी क्या करना चाहिए, अपना निर्यात इतना बढ़ाना चाहिए कि कोई देश हमारी कोई चीजों से छूटा ना रह सके। तो इससे क्या होगा कि अब हमें कुछ भी कहें, सम्मान तो देना ही पड़ेगा आपको, हमारा सामान आपको खरीदना पड़ेगा। तो ये इसमें ये बात की गई कि 15 साल में क्या क्या बदल गया है। तो 15 साल में हम एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आए, सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभर कर आए, और हम आयात निर्यात कुछ करते हैं। तो आयात की चीजें, निर्यात की चीजें ये हैं, आयात की चीजें ये हैं। हमारे यहाँ आयात की प्रतिशत भी बढ़ी है, 39% तक आयात बढ़ गया है। लेकिन जरूरत क्या है कि हमारा निर्यात भी उससे ज्यादा रहना चाहिए, हमेशा वो बढ़ा रहना चाहिए। आयात की तुलना में निर्यात हमारे पास ज्यादा रहना चाहिए। क्लियर यहां तक की बात।
अब आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स ने एक अपनी वेबसाइट डेवलप की है आप लोगों की सुविधा के लिए, कि आप लोग ताकि क्या है वीडियो बहुत आसानी से देख सकें और अपनी पढ़ाई को सुचारू रख सकें, बहुत सहज तरीके से, आसान तरीके से आप पढ़ाई कर सकें, ताकि आपको वीडियो ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। तो जैसे ही गूगल पर आप मैग्नेट ब्रेन्स डालेंगे तो आपको एक ऐसा पेज खुल जाएगा, इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। यहां पर जैसे ही जाएंगे ये पेज खोलेगा तो आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस माध्यम में पढ़ना चाहते हैं। तो आपने हिंदी माध्यम सेलेक्ट किया कि भाई आप हिंदी माध्यम में पढ़ना चाहते हैं। तो अब इसके बाद जैसे ही आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे कि आपको क्लास सेलेक्ट करेंगे, कौन सी क्लास, तो आपने क्लास सेलेक्ट करी। फिर उसमें आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कि कौन से सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आएंगे। तो जो भी सब्जेक्ट आपको देखना है, जैसे सामाजिक विज्ञान देखना है तो आपने जैसे क्लिक किया तो क्या होगा, ऐसी प्ले लिस्ट एक खुल जाएगी और इस प्ले लिस्ट में आप देख पाएंगे कि भाई ये प्ले लिस्ट खुल जाएगी। इस प्ले लिस्ट में आप देख पाएंगे कौन कौन से टॉपिक की वीडियो आपको देखना है। यहाँ पर क्लियर ये बात, यहां पर तो आप सारे वीडियो आसानी से देख सकते हैं, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम सीबीएसई, एनसीईआरटी और दूसरे स्टेट बोर्ड के अनुसार बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। तो अब आपको हमारे ये वीडियो प्राप्त करने के लिए करना क्या है, हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना है, जो भी वीडियोस आते हैं उनको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।